एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट के लिए और आज करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के MCQ। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कि सही और गलत के बारे में जो हम चिंतन करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता या फिर नैतिक क्रिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, नैतिक दुविधा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, यह ध्यान रखना है, नहीं करता पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्यार्थियों से किसी घटना या प्रत्यय को उनके अपने शब्दों में व्यक्त करने को कहना, विद्यार्थियों को किसी नियम की कार्य प्रणाली उदाहरण देते हुए समझाना, विद्यार्थियों को समानता व असमानता देखने और समरूपता उत्पन्न कराने में मदद करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को विलंघित तथ्य और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो विद्यार्थियों को केवल प्रक्रियाओं या फिर तथ्यों को याद करने के योग्य नहीं बनाना है, उनमें समझ को विकसित करना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। कि किस शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। ऑप्शन दिए हैं। बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है तब माना जाता है, या फिर बालक की मांग, रुचि, अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। ऑप्शन सी है। शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है। तो शिक्षक का तो महत्व इसमें इम्पोर्टेंट ही नहीं है, पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। सिर्फ पाठ्यक्रम को महत्व नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन नंबर बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति, इनको प्राथमिकता दी जाती है। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है। बचता किससे है। सामाजिक जिम्मेदारी से, या फिर लैंगिक समानता से, लैंगिक पक्षपात से, या फिर लैंगिक संवेदनशीलता से। तो एक अच्छा विद्यालय किससे बचता है, लैंगिक पक्षपात से हमेशा बचता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा और इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेना है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की जो स्टेज दी हुई है उनके बारे में पूछा गया है कि किसमें लोगों की आशा और इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लिया जाता है। तो अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3 या अवस्था 4। तो अवस्था 3 में ऐसा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं की भावनाओं तथा स्वयं को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या किया जाता है। जो स्वयं को नियंत्रित करने वाली बुद्धि है उसको क्या कहा जाता है। भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या व्यक्तिक बुद्धि। तो उसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत है उसके विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। यानी कि कौन सा सिद्धांत है जो उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। ए है आत्मकेंद्रित निर्णय, परस्पर एकरूप अभिमुखता, व्यक्तिक व विनिमय अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। तो जो कौन सा है जो कोहलबर्ग ने नहीं दिया, तो इसमें सी करेक्ट होगा, व्यक्तिक व विनिमय अभिमुखता। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। डिस्ग्राफिया बताना है कि किससे जुड़ा हुआ है। पठन से, लिखने की, चित्रकला करने की या फिर सुनने की। तो ऑप्शन बी यानी लिखने से रिलेटेड होता है डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है। तो यह क्या प्रदर्शित करता है, शिक्षार्थी की असफलता है, कक्षा की असफलता है, विद्यालय की असफलता या फिर माता पिता की असफलता। तो बताना है कि यह किसकी असफलता है। तो ये विद्यालय की असफलता है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं है बताना है। संचित अभिलेख होते हैं, दत्त कार्य होता है, टोटल रिकॉर्ड होता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, अभिभावक शिक्षक बैठक इसमें शामिल नहीं होती। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष अवसर वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करने हेतु आप किस प्रकार पढ़ाएंगे। यानी कि उनके पढ़ाने का तरीका कैसा होगा। व्यक्ति पर ध्यान देकर। ऑप्शन बी है कक्षा में समांगी समूह बनाकर, सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर, परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कक्षा के किसी योग्य विद्यार्थी को जिम्मेवारी सौंपते हुए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराना है और विशेष ध्यान देना है
विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का समाजीकरण किससे संबंधित है, कि उसका समाजीकरण किससे रिलेटेड है? रिलेटेड नहीं है, पूछा गया है। आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना या फिर आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी है, प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। ये तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसमें टाइम लगता है समाजीकरण में। आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना गया है। कैसी सामाजिक संरचना माना गया है ये बताना है। प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक या फिर स्थानिक। तो कैसी माना गया है? ये स्थानिक प्रक्रिया माना गया है। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचि और कौशलों में समान नहीं होते। अधिगमकर्ताओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होते, न ही वे उभयनिष्ठ लक्ष्यों को बांटते हैं। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषमगामी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यता, रुचि और कौशलों में समान नहीं होते, डिफरेंट होती हैं सभी एक दूसरे से। आरबी कैटल की तरल बुद्धि क्या है? वंशानुगत कारकों के या फिर पर्यावरणीय कारकों के, बौद्धिक कारकों के या सामाजिक कारकों के। जो कैटल ने जो तरल बुद्धि बताई है वो वंशानुगत पर बेस है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस।